फिर से देखिए। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम एक नए अधिवेशन में आए हैं, पृथ्वी विज्ञान का परिचय और भूकंप। जो हमारे साथ डॉक्टर शांतनु मन्ना जी हैं। डॉक्टर शांतनु जी मन्ना के बारे में ज़्यादा चर्चा करने से पहले मैं राघवन जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बोले इस श्रृंखला के बारे में, जो कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आईआईटी इंदौर में और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के सहयोग से कर रहे हैं इसको। तो राघवन जी। जी, सभी को साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। इसमें मैं आईआईटी इंदौर की टीम का मुख्य स्वागत कर रहा हूं, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी और आज के वक्ता शांतनु मन्ना जी। जो इसमें पूरी टीम का स्वागत कर रहा हूं कि पूरी टीम हमारे इस काम के लिए जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं, इसमें तन्मयता के साथ जुड़ी हुई है और अपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मैं अपने टीम डाइट की फैकल्टी, एपीसी एकेडमिक, बीआरसी, बीएससी, सीएससी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का भी स्वागत कर रहा हूं कि आप नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और जुड़ करके नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे फील्ड से जुड़े हुए शिक्षक और विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम को, जो रोचक विषय है भूकंप के संबंध में, निश्चित तौर से जुड़ करके लाभान्वित होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद राघवन जी। मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आशीष जी से कि डॉक्टर शांतनु मन्ना के बारे में थोड़ा परिचय दें। परिचय देने का पर्पज यही होता है, जो पहले भी हम लोगों ने बोला है, कि आप जैसे जाने कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे भविष्य में किस टाइप की नौकरी करना चाहते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके के फैकल्टी भी ला रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग बातों की भी चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है। तो उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए मैं डॉक्टर आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर मन्ना के बारे में कुछ परिचय दें। नमस्कार बच्चों। डॉक्टर मन्ना, डॉक्टर शांतनु मन्ना हमारे गणित विभाग में कार्यरत हैं और आपने इससे पहले आपने अपना पीएचडी आईएसएम धनबाद से किया, जो जिसे अभी आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। और इसके बाद आपने अपना पोस्ट डॉक, मतलब पीएचडी के बाद में, रिसर्च शोध के बाद में पोस्ट डॉक का काम 1 साल के लिए आप आईएसआई कोलकाता में गए। उसके बाद में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिली, डीएस कोठारी पोस्ट डॉक फेलोशिप भी मिली, नेशनल पोस्ट डॉक फेलोशिप भी मिली पोस्ट डॉक करने के लिए। पर उन्हें आईआईटी इंदौर से भी विजिटिंग फैकल्टी का ऑफर मिला, तो आपने उस समय फिर विजिटिंग फैकल्टी यहाँ पे ज्वाइन करा। इसके बाद में आपको यहाँ पे काम करते करते एक बार फिर से ऑफर मिला बाहर जाने का, स्पेशली न्यूटन भाभा इंटरनेशनल फेलोशिप, जो आपकी कील यूनिवर्सिटी यूके से आपको प्रदत्त की गई। और इसमें आपने जाकर के लगभग 1 साल वहाँ पे बिताया और अच्छा रिसर्च करके फिर से वापस यहाँ पर आके आकर के रेगुलर फैकल्टी के तरीके से ज्वाइन करे। तो आपका जो रिसर्च एरिया है, आपका रिसर्च एरिया है इलास्टिक वेव प्रोपगेशन, जियोमैकेनिक्स और स्पेशली अर्थक्वेक स्टैटिस्टिक्स। तो आपका रिसर्च इस तरह से है कि आप बता सकते हैं, कुछ दिन पहले से अध्ययन करके बता सकते हैं कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब भूकंप आने वाला है। तो आपको पहले से कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इन सब चीज़ों में हमारा गणित भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा गणित के आगे की पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, जो आपको ये सब चीज़ों को जानने में सहायता करती है। आप अच्छे रिसर्चर के अलावा बहुत ही अच्छे एक्टिव रिसर्चर हैं और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। मतलब बहुत सारे इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज करे हैं। स्पेशली अभी तो दुर्गा पूजा चल रही है, अभी दुर्गा पूजा में भी आपने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसके साथ-साथ मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, सीधे डॉक्टर मन्ना के पास पहुँचता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ये लेक्चर शुरू करें। धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी। विथ जो भी अभी डॉक्टर आशीष जी मेरे बारे में बोला है, वो छोड़ के और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मैं born and brought up, my education everything was in
वेस्ट बंगाल। सो मेरा हिंदी बहुत ही खराब होगा, तो मैं कुछ पहले क्षमा मांग लूंगा। मेरा अगर हिंदी खराब होगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए हिंदी में। आई थिंक मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप लोग ड्रॉप बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ जब मेरा टॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। मेरा रिसर्च एरिया जब अभी आशीषा जी ने बताया है, मैं जनरली सिस्मिक वेव प्रोपगेशन के ऊपर काम करता हूँ। इस सिस्मिक वेव प्रोपगेशंस जो भूकंप के दौरान जो वेव आता है ना, जो वाइब्रेशन होता है, वही वाला वेव के ऊपर मैं काम करता हूँ। आज का कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अर्थ फॉर्म हुआ था। हम लोग अर्थ के ऊपर अभी है, हम लोग भी बसत कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, हम लोग सब कुछ है अर्थ के ऊपर। पर पहले ये क्या था, कहाँ से ये आया है, ये मैंने आपको बताऊंगा। उसके बाद हम जाके देखेंगे उसके अंदर है क्या, उसके अंदर कितना स्तर है, कैसे वो स्तर है, उस स्तर में टेम्परेचर क्या है, उस स्तर में कैसे वो ठंडा हो रहा है, वो ठंडी है या गर्म है, या किस टाइप का पदार्थ है उसके अंदर, वो हम लोग देखेंगे आज। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो देखो अर्थ हम दिखाएंगे कितना अच्छा से अर्थ बना है। और ये जो अब जो जीवित प्राणी इसमें रहते हैं ना, ये जीवित प्राणी के लिए ये फॉर्म किया गया है। बट ये छोड़ के और एक डेंजरस चीज भी है जो जीवित प्राणी का प्राण ले सकते हैं, वो है सिस्मिक वेव। वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट पहले मैं दिखाऊंगा कैसे अर्थ फॉर्म हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे मैं उसमें जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चे आप लोग शायद अर्थक्वेक को कभी फील किए हो, भूकंप कभी फील किए हो। कुछ कुछ बच्चे अभी भी फील नहीं किए हो, जानते नहीं हो क्या होता है भूकंप। हम लोग तो अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर रहता हूँ, बट भूकंप क्या है वो शायद कुछ लोग हम लोग नहीं जानते। चलो इस वीडियो को हम देखते हैं और हम फील करते हैं कैसे अर्थक्वेक होता है। देखो यहाँ पे एक रोड है, देखो गाड़ी मूव कर रहा है, पीपल वॉक कर रहे हैं। सडनली वंस something is happening, you can see that something is happening. This guy was looking that, oh, okay, something is happening. Now some shaking is done, you can see that how it is working. देखो कैसे हो रहा है। देखो ये यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा डाला हुआ था। इस सीसीटीवी कैमरा से ये पता चल रहा है कुछ तो हुआ है। देखो जैसे पृथ्वी हिल रहा है, पृथ्वी हिल रहा है। देखो ये क्या लाइव फुटेज जो कि ना 2015 में नेपाल अर्थक्वेक में हुआ था। 2015 में जो नेपाल अर्थक्वेक हुआ था उस दौरान में ये एक रोड मैप से कैमरा से लिया गया था। उसका उसी सेम अर्थक्वेक का, सेम भूकंप का और एक वीडियो यहाँ पे है, स्मॉल वीडियो। देखो ये भी हो रहा है, देखो ये गिर गया है। तो ये है डेंजरस सिचुएशन है। जब भूकंप होता है ना तो ये डेंजरस सिचुएशन आ जाता है। अब इसके बारे में हम लोग जानने जाऊंगा कि क्यों आता है, कैसे आता है, और कुछ हम लोगों को कुछ नियम कानून है वो जिसको मान के हम लोग को बिल्डिंग वगैरह बनाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। मैं अभी गणित विभाग में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा जब हम भूकंप पृथ्वी के अंदर जाऊंगा, जाके हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का लेयर है, कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे उसके अंदर भूकंप आ रहा है, कैसे उसमें वाइब्रेशंस हो रहा है, वो हम देखेंगे। और उसमें मैथमेटिक्स कैसे यूज करेंगे वो हम बताएंगे। चलो अभी जब शुरू में क्या था, एक महाशून्य था, जब पृथ्वी नहीं था उस टाइम क्या हुआ था, पृथ्वी कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, उसमें क्या था, अस्तित्व नहीं था मतलब ये सारे जो है बादल था, बड़ा सा बादल था। जो बादल क्या कर रहा था, हाइड्रोजन और हीलियम को कंटेन करके घूम रहा था, बहुत स्पीड में घूम रहा था, बहुत गति में घूम रहा था शून्य में। तो उस टाइम कुछ नहीं था। अब ये घूमते घूमते क्या, एक तो बहुत ज्यादा स्पीड था और उसके अंदर हीलियम था और उसके अंदर हाइड्रोजन था। तो ये घूमते घूमते क्या हो रहा है, इसका जो गति, जो हीट है ना, जो हीट, वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा था, वो छोड़ रहा था।
ठीक है, वो छोड़ते 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 ये आस्ते धीरे 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 क्या कर रहा है, ठंडा हो रहा था। तो एक्चुअली बहुत सारा थ्योरी है, आप देखेंगे बहुत सारा बुक भी है, थ्योरी भी है, जिसमें क्या डिफरेंट विभिन्न प्रकार का थ्योरी वहाँ पे दिया गया है कैसे ये अर्थ फॉर्म हुआ था। उसमें से सबसे जो पॉपुलर थ्योरी है वो है नेबुलाइजर थ्योरी ऑफ लैप्लास। तो नेबुलाइजर थ्योरी ऑफ लैप्लास ये बोल रहा था, जब बहुत सारा बादल था, वो बादल घूम रहा था, घूमते घूमते क्या कर रहा था, वो हीट छोड़ रहा था, हीट छोड़ते हुए ठंडा हो रहा था, ठंडा होते 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 क्या कर रहा था, सबसे पहले क्या था, ये सपोज एक मान लो ये एक बादल है, ये बादल से क्या कर रहा था, पहले पानी निकल रहा था, पानी निकल गया है और जितना भी पदार्थ था वो पदार्थ एक साथ हो रहा था और पानी बाहर जा रहा था। चलो ये बहुत सारा पदार्थ एक साथ हो रहा था, देखो पानी छोड़ के छोटा छोटा हो गया, उसके बाद भी यहाँ से भी थोड़ा सा पानी छोड़ के क्या और भी पदार्थ एक साथ हो गया, फिर भी क्या है लास्ट में यहाँ पे आके देखो ये सारे जो बादल था, बादल से पानी छोड़ के यहाँ पे एक पदार्थ का रूप में ले लिया। तो इसी हिसाब से इसका सर्कुलेशन यही हो रहा है। देखो यहाँ पे था बादल, बादल से क्या ये पानी छोड़ के ये इस पोजीशन में आया, उसके बाद देखो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आकार धारण किया है यहाँ पे जो पदार्थ था, उसके बाद ये आया है। तो इस टाइप का जब पदार्थ था उसमें क्या कर रहा था, एक सारे पदार्थ को भूमध्य रेखा से एक बड़ा सा पदार्थ जब बादल था, उस बादल को क्या किया, भूमध्य रेखा से उसको ब्रेक कर दिया था, जब डिवाइड कर दिया था तो वो क्या कर रहा था, बादल टूट के वो 9 कंपोनेंट में डिवाइड भाग हो गया था। जब 9 कंपोनेंट में वो बांट गया था, उसमें क्या जो 9 अभी ग्रह है ना अर्थ में, तो 9 ग्रहों क्या हुआ था, उस बड़ा बादल से डिवाइड होके 9 ग्रह में ले लिया था। उसमें से एक ग्रह जो था वो पृथ्वी था। अब देखो जैसे भी मैं बोल रहा था वो कैसे हो रहा है, देखो अब कुछ मैंने भी क्या बोला कि बहुत सारा बादल था, बादल घूम रहा था, एक के साथ एक आ रहा था, तो एक के साथ एक जब कनेक्ट होगा उस टाइम क्या हो रहा था, इधर वो टूट जा रहा था, टूट के वो तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। अब कभी भी क्या होता था, दोनों बादल के एक साथ आके जोड़ के वो एक बड़ा सा रूप धारण कर रहा था। तो अभी एक यहाँ पे एक देखो एक स्मॉल वीडियो में है जिसमें देखो सारे बादल वहां पे घूम रहा था। अब मैंने जूम आउट करके 2 बादल के ले लिया और ये देखो ये दोनों के एक साथ होके कुछ तो कम हो गया और क्या कर रहा है, कुछ आके ज्वाइंट होके एक जगह एक बड़ा सा आकार ले लिया है। देखो तो इस टाइप का है क्या, एक सारे ये इसमें क्या था, इसमें मैंने बोला था ना पानी भी था, पदार्थ भी था, तो क्या इस ऐसे क्या कहते हैं, पानी जा रहा था बाहर और पदार्थ आ रहा था। अब ना ऐसे करके ये आप देखोगे ये 4.56 बिलियन पहले का शिप था, जब अर्थ फॉर्म हो रहा था, तो उसी हिसाब से बादल से आके इस टाइप का पदार्थ आकार धारण किया है। अब इसमें फिर भी गर्म है, बादल हाइड्रोजन भी है, पानी भी है, सब कुछ है। अब इसमें से क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा था। अब उसमें हाइड्रोजन था, तो क्या जब ठंडा हो रहा था तो क्या होगा, बादल से वो पानी जाएगा, वो पानी कहाँ जाएगा, ये पृथ्वी के अंदर आएगा, कहीं पे शेप लेगा। तो वो उसी रीजन में अभी अर्थ में क्या है, पानी भी है और पदार्थ भी है। वार्म पानी ज्यादा है, आप देखेंगे यहाँ पे, आप तो अपने भूगोल पढ़े हैं उसमें आप देखे होंगे जो उसमें पानी ज्यादा है, और अर्थ का अगर पृथ्वी में देखेंगे तो पानी ज्यादा है और पदार्थ कम है। तो वो एक रीजन है क्योंकि बादल से आया है। आप देखो ये थोड़ा सा अगर 4.37 से लेके 4.20 बिलियन ईयर का अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इस टाइप का शेप ले लिया। ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे आकर ये ठंडा कर रहा है पहाड़ों तरफ। अंदर की तरफ हम अभी गया नहीं है, अंदर की तरफ जाऊंगा, जब पहले देख लेते पहाड़ की तरफ जब ठंडा हो जाएगा तो उस टाइप का क्या शेप लेगा। और ये तो ग्रह तो बहुत सारा 9 ग्रह बन गया था, ये तो ठंडा हो रहा था, शेप तो ले लिया है, बट इसमें जीवन के लिए उचित होगा या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अब वो क्यों उचित है वो भी दिखाएंगे। देखो इसमें मैंने अभी जस्ट बोल रहा था ना, जैसे कोई एक छोटा जगह ले लिया जहाँ पे बादल आके एक आकार रूप ले लिया था, उसमें से क्या कर रहा था, हीट के चलते कुछ जगह देखो पानी एक जगह जम रहा था और ये पदार्थ आ गया था। इस टाइप का समुद्र और स्थल का उत्पत्ति हुआ है पृथ्वी का ऊपर। सर अब चले जाते हैं हम अंदर में। जब हम देखेंगे
पृथ्वी के अंदर, तो उसमें देखेंगे बहुत सारा स्तर है। तो उस स्तर जो है जनरली उसमें 3 स्तर में डिवाइड बांटा गया है। वो 3 स्तर ही है। एक पहला स्तर को बोलते हैं हम कास्ट, दूसरा स्तर को बोलते हैं मेंटल, और तीसरे स्तर को बोलते हैं कोर। मैंने अभी बताऊंगा आपको इस कास्ट कहाँ से आता है। अब ये देखो, ये मैंने राइट साइड में ऊपर की तरफ एक फोटो दिया हूँ। ये राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ जो फोटो आप देख रहे हो, इसमें क्या है देखो, एकदम सबसे पहले वाला जो स्तर है, जो बाहर का तरफ है, पृथ्वी का बाहर की तरफ जो स्तर है, ये हो रहा है कास्ट। और इसके जो लेयर है ये बहुत ही पतला होता है। इसका लेयर है बहुत पतला होता है। उसके बाद जो स्तर आता है उसको बोलते हैं कि मेंटल्स। और उसके बाद ये जो दोनों स्तर देख रहे हो एकदम सेंटर से है और सेंटर के बगल में है, ये दोनों है कोर। ये एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। नाउ हम लोग जानते हैं उसका डेप्थ ऑफ द पृथ्वी का डेप्थ क्या होता है फ्रॉम सेंटर से। उसके बाद तो उस डेप्थ में अगर हम देखेंगे, सिर्फ पृथ्वी का सर्फ ऊपर से लेके नीचे तक अगर 40 से लेके 50 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, ऊपर से लेके एकदम, तो ये होगा आपका कास्ट। तो ये कास्ट होगा, बहुत ही पतला कास्ट होता है, कास्ट का जो बोध होता है। उसके बाद आता है मेंटल। वो कहाँ पे होता है, जब आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो ये 2900 किलोमीटर अंदर जाओगे तो ये लगभग 2900 किलोमीटर के अंदर जो है वो लगभग उसी रीजन में ये मेंटल को दिखाई देते हैं। उसके बाद सारे जो है अप टू द कोर। ओके, तो अब इसमें देखोगे आप, बाहर का कोर है और अंदर का कोर है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो आउटर कोर और इनर कोर। और बाहर का कोर देखोगे, इसमें आप देखोगे 2200 किलोमीटर का उसका जो दूरत्व होगा, तो दूरत्व होगा उसका 2200 किलोमीटर। और उसके बाद अप टू सेंटर तक, ओरिजिन तक जो है, तो ये आप देखेंगे 1200, लगभग 1220 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कहाँ पे रहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जो जीवित प्राणी है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाहर का एरिया, जिसमें जो कास्ट है। वो कास्ट के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जीवित प्राणी रहता है। तो उसको अगर देखोगे तो वो कास्ट यूजुअली दो टाइप का होता है। एक है एक बोलते हैं जैसे महासमुद्रिक क्रस्ट, और एक बोलते हैं जो महादेशीय क्रस्ट, राइट। इंग्लिश इसको बोलते हैं जो ओसानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा, महासमुद्रिक जो क्रस्ट है ना, वो आप देखोगे जनरली 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक होता है। और महादेशीय जो क्रस्ट होता है वो उसका थिकनेस 40 से लेकर 70 तक होता है, 70 तक होता है। इसका रेंज है 50, बट कभी कभी ये चला जाता है 70 तक, क्योंकि ये लगभग रेंज हम लोग लेके रख दिया है। अच्छा, ये जो महासमुद्रिक कास्ट का जो डिस्टेंस मैं बोल रहा था, जब समुद्र आप देखेंगे तो समुद्र का नीचे की तरफ से, जो समुद्र का नीचे की तरफ है, जो पानी का नीचे की तरफ है, उसी के से इसका डिस्टेंस है 5 से 10 किलोमीटर तक होगा। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो भी दिखाया हूँ किस तरह से उसका थिकनेस होता है, कहाँ से कैसे वो फॉर्म करता है। तो ये आपने देखेंगे महादेशीय क्रस्ट है, और ये आप देखेंगे इसको महासमुद्रिक क्रस्ट है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं इसको। छोटा सा मैंने एक स्लिप ले लिया यहाँ से, और ये मैं दिखाया हूँ। ये देखो यहाँ पे है, मैंने अभी बोला था ना कि अंदर का कोर है, बाहर का कोर है। और एक मेंटल मैं बोला था, मेंटल को भी अब 2 भागों में बांट सकते हो। एक है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, इस पे और ये क्रस्ट। अच्छा, ये हो गया पृथ्वी का जो बाहर की तरफ स्तर है ये। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये सब चीज है यहाँ पे। तो ये भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें जीवित प्राणी को रहने के लिए अर्थ के ऊपर। नाउ
अभी हम मिलोग एक चीज देखेंगे, ये मैं अभी बोला था ना कि एक आग का पिंड था, एक क्लाउड था, उसके बाद ये क्लाउड क्या किया था, वो आग का पिंड के रूप से उसकी ठंडा हो रहा था, ठंडा होते होते बाहर की तरफ क्या हो गया था, ठंडा हो गया था, अंदर की तरफ गर्म हो रहा था। इसलिए आप देखोगे, अब किसी से बड़े लोगों से पूछोगे तो आप देखेंगे जब पृथ्वी का अंदर की तरफ कोई अगर कभी कभी गड्ढा खोलने के लिए या बहुत सारा चीज जरूरी होता है जो खोलने के लिए, खोल के अंदर जाने के लिए देखना पड़ता है, तो जो जितना अंदर जाओगे ना उतना आप देखोगे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर में अभी भी कोर है, अभी भी आग है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो अंदर का जो आग है ना, जैसे कोर से अभी मैं अभी फोटो में दिखाया था ना, कोर, आउटर कोर, इनर कोर, तो ये आउटर कोर में जो चीज है ये क्या कर रहा था, ठंडा हो रहा था। तो जब ठंडा हो रहा था, ठंडा होते होते क्या कर रहा था, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा कठिन रूप से वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रहा था, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, पृथ्वी का बाहर की तरफ आ रहा था। देखो पृथ्वी के बाहर की तरफ आ गया, और ये देखो ये सरफेस से लेके भी बाहर आ गया है, सरफेस से लेके भी बाहर आ गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था, ये चुंबकीय पदार्थ क्या कर रहा था, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर में जो जो चीज है, जो जो जीवित प्राणी है, उसको सांस कर रहा था अंदर में रुक रखने के लिए। अदरवाइज वो तो गिर जाएगा ना, अगर कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए है, इसीलिए वो अंदर ऊपर में है। तो ये मेन जरूरी चीज है, जो कोर, कोर के अंदर जो हीट है, और वो जो जितना ठंडा हो रहा है ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, जिसमें से क्या कर रहा है, प्राणी के रहने के लिए ये बहुत ही सुस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा रीजन है जिसमें पृथ्वी, मैंने अगर मुझे और कभी भी मौका मिलेगा तो मैं और एक बार दिखाऊंगा कैसे आप जीवित प्राणी यहाँ पे रहने के लिए लाया गया था, पहले कौन सा जीवित प्राणी आया था यहाँ पे, फिर धीरे 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 जो अभी मानस या कैसे वो मूव किया था, वो मैं दिखाऊंगा, तो कौन सा प्राणी से लेके कौन सा प्राणी तक गया था। अगर मौका मिलेगा तो मैं बाद में दिखाऊंगा, बट आज का विषय है हम लोग पृथ्वी के बारे में जानना और सिस्मिक वेव के बारे में जानना, भूकंप वेव के बारे में जानना। ओके, नाउ और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बांट दिया है एक जगह से, पृथ्वी का एक जगह से बांट दिया है, और इसमें अब मैंने आपको दिखाया था जो पहले ऊपर में जो स्तर है वो है क्रस्ट, फिर नीचे के स्तर जो है वो है मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इस टाइप का है। तो उसमें क्या हो रहा था, अब देखेंगे मेंटल में तो हीट भी है, जिसमें मैंने बोला था अंदर जितना जाएंगे हीट भी मिलेगा। वो क्या कर रहा है, जब उसके जो हीट है ना, वो जब 650 सेंटीमीटर के नीचे तब जा रहा है ना, तो तब क्या कर रहा है, अपर मेंटल का जो लेयर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, समुद्रिक जो लेयर है वो नीचे की तरफ जा रहा था। और वो जब नीचे की तरफ जा रहा था तो समुद्रिक का जो स्तर है, जो नीचे का जो तल है, वो क्या कम हो रहा था। तो इस रीजन में क्या कर रहा था, जो समुद्र जो पानी का लेयर है वो भी कम होते जा रहा था, बिकॉज ऑफ जब ये आप यहाँ पे देखे होंगे वीडियो में, तो इसमें क्या हो रहा था, जब ये हीट जब नीचे जा रहा है, ये आपका स्तर है 650 डिग्री सेंटीग्रेड हीट का है। जब इसका नीचे जा रहा था तो ये अपर मेंटल जो है, ये पार्ट है आपका क्रस्ट, और ये पार्ट जो है ये अपर मेंटल। तो अपर मेंटल पार्ट क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था। तो नीचे जाने के कारण में क्या हो रहा था, तो समुद्र का जो लेयर है ना, ये कम होते जा रहा था, ये कम होते जा रहा था, और उसके कारण में जो हीट है, हीट भी उसमें कम होते जा रहा था, और वो ग्रेजुअली उसका जो अपर लेयर है, लोअर जो कोर है वो बढ़ाते जा रहा था, लोअर को बढ़ाते जा रहा था। चलो, अब मैंने ऊपर की तरफ देख रहा था, जब पृथ्वी का ऊपर की तरफ देखोगे, पृथ्वी के ऊपर की तरफ जो क्रस्ट था वो, अब कोई जियोलॉजिकल बुक देखोगे, जियोलॉजिकल कुछ सर्वे देखेंगे, तो उसमें जनरली 7 मेजर प्लेट है, जिस 7 मेजर प्लेट में सारे जो ऊपर का लेयर है वो बांटा गया था। वो 7 मेजर जो प्लेट है, वो 7 मेजर में है, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक है अंटार्कटिक प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक होता है उत्तर अमेरिकन प्लेट, एक होता है प्रशांत,
और एक होता है साउथ अमेरिकन प्लेट। ये सातों प्लेट में पूरा जो अर्थ का क्रस्ट है ये बांटा गया है। इसमें से आप देखे होंगे जो प्रशांत है ना, प्रशांत प्लेट जो है ये सबसे बड़ा प्लेट होता है, ये सबसे बड़ा प्लेट है। अब मैं आपको सिस्मिक वेव और अर्थक्वेक और भूकंप का वेव के बारे में मैं बताने जाऊंगा। अभी हम लोग देख लिया है विभिन्न तरह का लेयर है अर्थ के अंदर, और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी था, तो उसके लिए क्या हुआ था, आदमी को रहने के लिए बहुत अच्छा हो गया था। बट जब अच्छा चीज कुछ हो रहा है ना, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा चीज भी है। तो ये बुरा चीज आ रहा है इसके फॉर्म में, ये बुरा चीज जो आ रहा है ये भूकंप का फॉर्म में आ रहा है। कैसे भूकंप का फॉर्म में आ रहा है, अब मैं आपको बताया था कि 7 प्लेट है जो क्रस्ट को सर्कुलेट करके रखा है। उस सातों प्लेट कभी कभी किसके ऊपर टच में आ रहा था, कभी कभी क्या दूर भाग रहा था। तो इस रीजन में क्या होता है, ऊपर का जो स्तर है ना उसमें कुछ डिस्टर्ब होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और उस डिस्टर्ब जो है वो एक्चुअली डिस्टर्ब का फॉर्म में वो बाहर आता है, वो गति का फॉर्म में, वाइब्रेशन का फॉर्म में वो बाहर आता है। उस रीजन में कभी कभी बहुत सारा रीजन है, अर्थक्वेक होने के लिए बहुत सारा रीजन है, ये एक ही रीजन मैं आपको बताया हूँ जिसमें ये हो सकता है। चलो वो तो रीजन बाद में बताएंगे किस किस रीजन में हो सकता है। बट अभी जो है एक्चुअली है क्या अर्थक्वेक, जहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, अभी अगर मान लो जो कोई एक प्लेट अगर एक से भाग गया है या एक में टच हो गया है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। कहाँ से भागा है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एक ले लिया है, देखो यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है। फोकस मतलब ये क्या है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ था, बना था, वो यही इस पॉइंट में बना था। इस पॉइंट में बनने के बाद क्या कर रहा था, ये देखो सारे लेयर में सर्कुलेट हो रहा था, एक एक करके सर्कुलेट हो रहा था। तो सर्कुलेट होने के बाद जो ऊपर में आया है, सबसे ऊपर में जहां पे पहुंचा है सरफेस में, ऊपर का लेयर में, तो वो उसको बोलते हैं एपिसेंटर, और इसको बोलते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, और ये सारे फॉल्ट है। फॉल्ट इधर ऐसे हो सकता है, फॉल्ट ऐसे हो सकता है, फॉल्ट ऐसे हो सकता है। 3 टाइप का फॉल्ट होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे एक फॉल्ट हो रहा है, देखो एक फॉल्ट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एक था, ये भूकंप के कारण यहाँ पे भूकंप हुआ था, और ये आपके एपिसेंटर है। अब देखो ये नीचे चला गया, मैं और एक बार दोबारा दिखाता हूँ, देखो कैसे जा रहा है नीचे, ये चला गया। अच्छा, इस तरह का जो फॉल्ट है ये 3 टाइप का फॉल्ट होता है। जैसे अभी मैं दिखाया था, ये ऐसे नीचे चला गया, पहला वाला जो फॉल्ट है ये इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। और अगर ये ऊपर में चला जाता, नीचे के चले जाने से पहले बजाय अगर ऊपर चला जाता, इसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। और ये एक से दूर भागते या ऐसे करके स्लिप करके चला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्लिप फॉल्ट, स्टिक स्लिप फॉल्ट और स्लिप फॉल्ट। तो इस तरह 3 टाइप का फॉल्ट होता है जब प्लेट के कारण में भूकंप आता है। तो ये 3 टाइप का कारण होता है जनरली। अब मैंने दिखाऊंगा अगर एक नॉर्मल फॉल्ट है तो वो कैसे हो रहा है। देखो एक हिल एरिया है, और एक नॉर्मल फॉल्ट के कारण कैसे ये बांट गया है, यहाँ से देखो ये गैप हो गया इस कारण में। ये पहले की हिल था, अब जब भूकंप आया तो वो क्या है, बांट गया पूरा। ठीक है, चलो अब अभी मैंने बताया था ना एपिसेंटर हाइपोसेंटर, तो ये एक डिटेल्स में यहाँ पे दिया हूँ। देखो यहाँ पे ये अर्थक्वेक का सोर्स था, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, और इसका जो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली जब ऊपर में है इसको बोलते हैं एपिसेंटर, और ये हाइपोसेंटर एपिसेंटर। और ये सारे चीज जो है ये फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, ये नियरेस्ट फॉल्ट, ये जो दूर का फॉल्ट है, ये नजदीक का फॉल्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने और एक चीज बताऊंगा, जैसे मेजर करने के लिए क्या है, मेजर करने के लिए आपकी तो मेजर तो नहीं, मतलब मेजर करने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए, कैसे मेजर करेंगे हम लोग, तो बहुत सारा मशीन है उसमें, उसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। तो सिस्मोमीटर के बारे में मैं भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब खत्म जब ये मेरा टॉप जब नजदीक जाएगा तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि किस तरह से सिस्मिक मीटर, सिस्मोमीटर और सिस्मिक वेव, सिस्मिक वाइब्रेशंस मापने का यंत्र किस टाइप का होता है, शुरू से कैसे था, बाद में कैसे आया, आपको मैं बताऊंगा। बट इसमें अब देखो मैंने अभी जस्ट बोल रहा था ना, यहाँ पे हाइपोसेंटर था जहाँ पे फोकस था, और ये एपिसेंटर हो गया। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका पास कुछ सिस्मोमीटर बैठा हुआ है। सिस्मोमीटर तो हम अंदर जाके नहीं बैठा सकते, हम लोग को बैठाना होगा कहाँ पे, सरफेस में बैठाना होगा, इधर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी बैठाना होगा।
तो देखो यहाँ पे जियोफोन एक रखा हुआ है, जो जियोफोन क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कैसे सिस्मिक कैसे भूकंप आया है, कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका जो एकक होता है तो वो मैग्नीट्यूड एकक से मापते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे कैसे जाएगा, डायरेक्ट तो ये जा सकते हैं, बट ये ऐसे नहीं जाएगा डायरेक्ट। क्यों नहीं जाएगा, ये यहाँ पे एक्चुअली आता है हमारा मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल रिसर्च यहीं पे आ रहा है। जैसे ये आप देखे होंगे ना, इन जनरल क्या सोचते हो आप, यहाँ पे भूकंप आया है तो भूकंप तो यहाँ पे चला जाना चाहिए डायरेक्ट, वैसे क्यों नहीं जा रहा था। सिस्मोमीटर में आप देखोगे ऐसे नहीं गया है, भूकंप अगर नीचे चला गया फिर ऐसे गया, कभी भी ऐसे गया फिर ऐसे गया, फिर अभी ऐसे गया फिर ऐसे गया। इसका कारण यही है, आप देखे होंगे यहाँ पे डिफरेंट विभिन्न रकम का कलर दिया हुआ है ना। ये देखो यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक सेफ है, कलर ये सेफ डाला हुआ है, डिफरेंट टाइप का सेफ डाला हुआ है। ये एक्चुअली ये लेयर है, और ये लेयर का विभिन्न पदार्थ है। और इस सिस्मिक पदार्थ का जो नेचर है ना, ये जब एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएगा, जब चेंज नहीं होगा ना, एक से लेके और एक जगह चेंज नहीं होगा, तो ये रिवर्स नहीं करेगा। क्योंकि वेव को क्या करें, यदि इसका रिवर्स करके जब जियोफोन की तरफ जाएगा तब ये रिकॉर्ड कर पाएगा, इसके पास जाना होगा तब रिकॉर्ड कर पाएगा। तो अभी मैथमेटिक्स से ही क्या आता है कि किस इक्वेशन का बेस में आप इसको रिवर्स करेंगे, किस इक्वेशन का बेस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, और इस कि कैसे यहाँ पे गति आपका कमेगा बढ़ेगा, वो आपको मैथमेटिकली फॉर्म करना होगा। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया फॉर द अप्लाइड मैथमेटिक्स। दोस्त जो लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स को अप्लाई करके कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू से कुछ कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, कुछ आगे रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा एरिया है ये। चलो, बाद में अगर आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो फिर जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आप लोग देख सकते हो इसको कैसे आप फॉर्म करेंगे। चलो, इसमें मैं फिर दोबारा वापस आ गया अर्थ के अंदर से लेके बाहर तक। मैंने अभी बताया था कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। इसमें क्या है, जब कोई एक जगह सोर्स पॉइंट, मैंने अभी बताया था ना, फोकस और हाइपोसेंटर, जहाँ पे क्या वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वो जनरली होता कहाँ है, जो हम लोग बाहर आता है, ये तो यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट इन जनरल कहाँ होता है, इन जनरल जो होता है ना, वो लिथोस्फीयर में होता है। लिथोस्फीयर कहाँ होता है, देखो लिथोस्फीयर, देखो सरफेस से लेके 200 किलोमीटर तक जो एरिया है, इसके अंदर ही जनरली होता है। कभी कभी मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बोल सकते है कि आज अर्थक्वेक नहीं होगा, कल अर्थक्वेक नहीं होगा, या आज हुआ अर्थक्वेक, ये कोई नहीं बोल सकते है। ठीक है, अभी भी रिसर्च चल रहा है यहाँ पे, बट कोई नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ गेस कर सकते, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते, जो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने अभी जस्ट बताया था, लिथोस्फीयर जो एरिया आप देख रहे हो ना 200 किलोमीटर का, इसके अंदर अर्थक्वेक हो सकता है। अब इसके अंदर जब अर्थक्वेक होगा, भूकंप जब होगा, तो इसमें मैंने अभी ये एक फोटो दिखाया था ना, यहाँ पे जैसे विभिन्न गति का वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है ना। तो ये क्या कर रहा था, ये इधर जाएगा, सपोज यहाँ पे हुआ है तो इधर ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बट इसमें दो टाइप का होता है वेव, एक होता है जो सरफेस वेव, और एक होता है बॉडी वेव। बॉडी वेव क्या होता है, जो पृथ्वी का अंदर से जाता है, अंदर में, पृथ्वी के अंदर में ही जब घूमते हैं जो वाइब्रेशंस, उसको बॉडी वेव बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ आता है और ऊपर में सरफेस लेयर का ऊपर में घूमते हैं, उसको सरफेस वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दिखाया था, ये एक्चुअली सरफेस वेव ही है। अब बॉडी वेव अंदर में मूव करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो के तरह, मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये तो वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ है, और ये क्या कह रहा है, एक बॉडी वेव क्रिएट हुआ है। देखो ये बॉडी वेव जा रहा था, ये जा रहा था, जाके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ रॉक था, यहाँ पे जाके ये क्या डिस्टर्ब हो गया। मैंने अभी तक दिखाया था ना, जैसे कुछ पदार्थ रहेगा, जहाँ पे जाके टच करके वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने के बाद उसका नेचर चेंज होगा। कैसे, वो रिवर्स भी आ सकता है, वो सीधा भी जा सकता है।
तो यहाँ पे देखो ये आके क्या किया, यहाँ पे कुछ रॉक हुआ था, रॉक में टच किया, टच करने के बाद दूसरा टाइप का ये वेव क्रिएट किया है, फॉर्म किया है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, ये चीज जो है, ये छोटा छोटा जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव, ये छोटा छोटा चीज है, और इसको जो बोलते हैं ना, ये बॉडी वेव, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा जी, ये जो भूकंप का वेव है, भूकंप का जो भूकंप है, ये किस टाइप का होता है, ये इसके जो वेव दो टाइप का होता है, जनरली अब मैं दिखाया था, जो एक बॉडी वेव होता है, एक सरफेस वेव होता है। सरफेस वेव का आप देखिएगा दो टाइप का फिर दिखता है, इसको एक को बोलते हैं फ्री वेव और प्राइमरी वेव। जो क्या करना, एक वाइब्रेशंस हुआ है, उसके बाद मैंने आपको अभी दिखाया था जियोफोन और साइस्मोमीटर जहाँ पे बैठा हुआ है, वो उसके पास जाएगा, फिर रिकॉर्ड कर पाएगा। तो ये एक वेव है जो पी वेव, ये सबसे पहले जाता है, जाके वहाँ पे बोलते थे कि इट हैज, ये कोई एक वाइब्रेशन हुआ है और ये रिकॉर्ड करा देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वेव है ये वेव क्या करते हैं कि उसके बाद जो जाता है, जाके वो बोल देते हैं कि ये सेकेंडरी वेव है, जो ये एक्चुअली बोल देते मीन्स क्या है, एक टाइम स्केल है। उस टाइम स्केल में क्या करते हैं, पी वेव जाके पहले टच कर देते हैं, तो समझ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टच करते हैं, उस सिस्मोमीटर देखेंगे तो आपको बहुत इजी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, ये पहला जो वेव टच करते हैं उसको बोलते हैं पी वेव, और जब दूसरा जो वेव आके टच करते हैं उसको बोलते हैं एस वेव। और जो नहीं देखते, बहुत सारा वेव ऐसे 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 करके हो रहे हैं, जो नहीं देखते वो होता है आपका सरफेस वेव, जैसे लाभ वेव। अगर आपने बताएंगे जी सर पी वेव आया है, तो डेफिनेटली पी वेव बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि पहला जो वेव है वो आके टच किया है, वो तो बहुत डेंजरस होगा। बट ये नहीं होता है, पी वेव एस वेव उतना डेंजरस नहीं होता है जितना डेंजरस होता है सरफेस वेव। क्योंकि सरफेस वेव क्या करता है, जो ऊपर में आने के बाद पूरा सब कुछ हिला देते हैं, ओके, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सरफेस वेव इसीलिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो अभी आशीषा जी ने भी बताया था, मैं भी बताया था, जो मैथमेटिक्स कहाँ यूज होता है, तो ये सरफेस वेव होता है। क्योंकि पीओएफ आप देखोगे, जब जियो फोन यूज करेंगे वो उसमें इजीली अपने पकड़ लेंगे, इसे इजीली पकड़ लेंगे, बट सरफेस वेव को पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमारा जो ग्रुप है, ये जो रिसर्च करता है, ये सरफेस वेव में, लाभ वेव और रेडियो वेव में जनरली अभी काम करते हैं, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्शन है, रिएक्शन है, जब लेयर बीडी है वो से कैसे जाता है, उसमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम सुने होंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस उसमें यूज होता है, हाइपरबोलिक टाइप, पैराबोलिक टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब नाम आप सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, जब आगे जाके पढ़ेंगे तब उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम आप सुनेंगे। तो वो सारे चीज यहाँ पे यूज होता है, ये कठिन मत गणित यहाँ पे यूज होता है। तो मैंने इसीलिए कोई गणित नहीं दिखाया हो, क्योंकि वो गणित आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग बच्चे हो अभी, तो ठीक है, मैं बच्चे के स्टूडेंट के बारे में ही बोल रहा हूँ। चलो, अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट जो चीज दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैंने बोला था ना, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव, तो ये एक है सिस्मोमीटर मैंने लिया हूँ, जिसमें आप यहाँ से पता चलेगा, देखो ये एक रियल सिस्मोमीटर है जो रिकॉर्डेड है। तो ये सिस्मोमीटर में देखो, ये आया है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लेन चल रहा था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे आके कुछ डिस्टरबेंस है। ये जो पहला जो टाइम के साथ साथ टाइम स्केल में जो पहला जो डिस्टरबेंस है, ये आपका हो रहा है पीओए। अच्छा, इसका जो पीओए क्रिएट करने के बाद देखो, इसका जो गति है ये लगभग सेम है, एक सेम रेंज में ही है, ये इसका गति देखो, ये सेम रेंज में ही है। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड है सेम रेंज में ही है, बट यहाँ पे आके देखो इसका रेंज डिफरेंट हो गया। तो ये एक्चुअली इसको आप काउंट करते हैं एस वेव का फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जितना है, ये देखो ये भी इसका शेप जब जहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, तो ये जो सारे पार्ट है ये आपका सरफेस वेव का फॉर्म में ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया, देखो यहाँ से आप देखेंगे, ये जो वेव है इसको पी वेव बोलते हैं। पी वेव का जो बिगिनिंग, जो शुरू का पॉइंट है टाइम के साथ, ये एस वेव का शुरू का पॉइंट, और ये सरफेस वेव का शुरू का पॉइंट, और ये सारी जो चीज है ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको सिस्मोमीटर दिखाऊंगा कैसे सिस्मोमीटर फॉर्म करता है, तो ये बहुत पुराना सिस्मोमीटर है, जिसमें क्या था, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं था। अभी तो इलेक्ट्रिकल वर्जन ऑफ सिस्मोमीटर है आपके पास, बट ये इलेक्ट्रिकल सिस्मोमीटर नहीं था। तो ये क्या था, काइनेमेटिक सिस्मोग्राम था। काइनेमेटिक सिस्मोग्राम क्या था, ये पेपर सिस्मोमीटर था, लाइक इस तरह का से एक
एक एक दिख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ है। तो ये कांटा क्या कर रहा था, ये जब ये रोलर पेपर लगा हुआ है, ये रोलर पेपर क्या कर रहा था, ये हमेशा मूव करता रहेगा, ये टाइम के साथ साथ मूव करता रहेगा। तो इसमें क्या है, हमेशा पेपर चेंज करना पड़ता है। तो मैंने ये फोटो, ये मैंने जब उसमें था, आईसर कोलकाता में था, तो उस टाइम मैंने सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में भी था, तो उसमें भी देखा था पुराना एक सिस्मोमीटर रखा हुआ था। तो उसमें क्या करता है, हर रोज जाके ये पेपर को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक पेपर में 24 आवर 24 घंटा पूरा एक दिन चलता है। फिर ये जब खत्म होगा पेपर, जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या रहा, रोल हो रहा था और पेपर इधर मूव कर रहा था, नहीं रोल हो रहा था पेपर, और जो कांटा जो है ये टाइम के साथ साथ मूव हो रहा था यहाँ पे। तो ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन हो रहा है। बट यहाँ पे जब वाइब्रेशंस आएगा, तो ये इसका जो मेन पिन है, ये पिन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो पिन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, तो पहला जो वेव ये हम लोग को पता चलेगा। सेकेंड टाइम में जब ये मूव करेगा तब सेकेंड वेव पता चलेगा। थर्ड टाइम में जब मूव करेगा ये थर्ड वेव पता चलेगा। तो इस तरह से ये वेव को ऑब्जर्व करता था पहले। फिर बाद में क्या किया, इसको इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव करके ये पेपर क्या किया, सीस्मोमीटर के अंदर डाल दिया। फिर बाद में क्या किया, अभी जो है डिजिटल है, ये सारे चीज डिजिटल है। ये 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया था। 3 डायमेंशनल वेव जब काउंट करते जो 3 डायमेंशन में है, उस 3 डायमेंशन क्या इसके अंदर फिट किया हुआ है मशीन की तरफ। तो ये जब इसको इंस्टॉल करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करते थे। तो ये एक्चुअली इंस्टॉलेशन का इसका पॉइंट है। जैसे आप देखा था, ये अभी का करंट सिचुएशन में जो सिस्मोमीटर है वो वही है। तो इसमें क्या है, 3 कंपोनेंट है। अब देखो ये 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट इसके अंदर फिट किया हो गया है, और ये मशीन की तरह से रखा गया है। अब ये क्या करते हैं जी, कुछ इसका रेस्ट्रिक्शन है कैसे इसको फिट करना है। एक होल के अंदर यहाँ पे हम लोग एक स्टेशन बनाया था, तो इसके अंदर क्या सरफेस के अंदर इसको होल करके बकेट के अंदर करके, जैसे ये अच्छा से रहे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली है, तो इसको सेफली रखना पड़ता है। ये क्या करते हैं, इसको मेजरमेंट करके कैसे बैठाना है, ये सब करके बैठना है, तो ये मेजर करता है अर्थक्वेक। तो अभी जैसे मैंने दिखाया था, इस टाइप का जो 3 जो कंपोनेंट है इस टाइप का मूव करता है। एक है आपका सरफेस वेव, एक है आपका नॉर्थ ईस्ट वेव, नॉर्थ ईस्ट कंपोनेंट, एक होता है नॉर्थ साउथ कंपोनेंट, एक होता है अप डाउन कंपोनेंट। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट ऑब्जर्व करते हैं ना। यहाँ पे जो है कुछ कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, जैसे एक पूरा पिक्चर से ले लिया जहाँ पे आपको सब कुछ है। लाइक ये देखो यहाँ पे, ये आपका सेंटर जहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ था। उसके बाद ये सारे भूकंप है, भूकंप का वेव है, मूव कर रहा है। और ये फॉल्ट है। ये जब फॉल्ट हो रहा था ना, तो इस सरफेस में देखो, स्टडी करके देखो जी, ये इस टाइप का जब वाइब्रेशंस होगा, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेशन मोशन रहेगा। इसके अंदर देखो ऐसे ऐसे करके जा रहा था। मैंने डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा कैसे, तो उस टाइप आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये होता है रिले वेव। और डायरेक्टली जो सेंटर है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है सरफेस में, वो होता है एपिसेंटर। और लाभ वेव का फॉर्म ऐसे होता है, जैसे क्या करते हैं, जो वेव ऐसे मूव कर रहा था और पार्टिकल मोशन उसका परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था। ठीक है, तो इस टाइप का मूवमेंट में लाभ वेव होता है, जैसे मैंने बोला था सरफेस में। और पी वेव एस वेव में आप यहाँ पे देखेंगे अंदर में, क्योंकि पृथ्वी का अंदर में जो वेव प्रोपेगेट होता है वो होता है पी वेव एंड एस वेव। क्योंकि मैंने बोला था अभी, ये पी वेव एंड एस वेव ये बॉडी वेव है, जो पृथ्वी के अंदर से, बॉडी के शरीर, पृथ्वी के शरीर के अंदर से जो प्रोपेगेट होता है, तो इसलिए इसको बॉडी वेव बोलते हैं। और जो बाहर से होता है वो सरफेस वेव बोलते हैं, कार्स्ट वेव होता है। चलो आगे जाके देखेंगे हम क्या यहाँ पे। इसका देखो मूवमेंट देखो, मैंने अभी बोला था ना, जो पी वेव, एस वेव, लाभ वेव और रेले वेव, इसका मूवमेंट देखो। एक होता है, ये 2 टाइप का होता है, कि लॉन्गिट्यूडल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। मैं आपको बताऊंगा कैसे लॉन्गिट्यूडल हो रहा है, कैसे ट्रांसवर्स हो रहा है। लॉन्गिट्यूडल मतलब क्या है, जैसे कोई एक वाइब्रेशन जा रहा है, वेव जा रहा है, तो उसका अंदर जितना पार्टिकल है, जो पदार्थ है, वो पदार्थ इधर क्या उसके साथ साथ आगे जा रहा है, नहीं तो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जाके कंप्रेस हो रहा था, एक साथ हो रहा था, और यहाँ पे देखो सब जाके फिर अलग हो जा रहा था। फिर यहाँ पे देखो कि कंप्रेस हो रहा था, फिर यहाँ पे जाके अलग हो रहा था। तो ये एक टाइप का नेचर जो है इस सारे सिस्मिक वेव में, जो भूकंप का जो वेव है उसमें दिखाई देता है।
और एक टाइप का वेव क्या दिखा देता है, जैसे वेव मूव कर रहा था, प्रोपेगेट कर रहा था, और पार्टिकल देखो इधर ऊपर जा रहा है नहीं तो नीचे जा रहा है। तो ये जब मूव कर रहा है ना, जब इसका गति के अनुसार में ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ वाइब्रेशन ले लिया, यहाँ पे देखो मूव कर रहा था पार्टिकल, देखो पार्टिकल ऐसे मूव करते, ठीक है। तो ये हो गया, दैट मीन्स P wave, S wave is more dangerous than P wave. Then अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लाभ वेव और रेले वेव, इसमें भी देखो लाभ वेव में देखो जैसे क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे करके आ रहा था, तो पार्टिकल मोशन कैसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे 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 मूव कर रहा था। और रेले वेव का केस में क्या देखोगे, तो पार्टिकल मोशंस मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था, देखो ये ऊपर जाके नीचे आके फिर ऐसे मूव कर, ठीक है। तो इस तरह से पार्टिकल मूवमेंट है। पार्टिकल मूवमेंट पदार्थ का मूवमेंट होगा जब उसके अंदर से भूकंप का वेव मूव करेगा। यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, देखो ये डॉक्टर कीथ मिलानी का एक ग्रुप के साथ है। यहाँ पे देखो पी वेव का दिखाया गया ऐसे, ये है, ये टच कर रहा था, देखो कैसे जा रहा था, तो एक के साथ एक को जा रहा था। और यहाँ पे देखो ये शेप कैसे दिखाया, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। तो इन्होंने ये वाला दोनों वीडियो यूट्यूब में दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसको यूट्यूब से भी। ओके चलो, तो मैं अभी जस्ट जो दिखाया था कंप्रेशंस, एक्सटेंशंस, उस टाइप का तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया हूँ एक वाइब्रेशन लेके। ये छोड़ के भी और एक टाइप का सिस्मिक वेव दिखाई देता है जो सिस्मोमीटर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट मैथमेटिकली अगर आपने स्टडी करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं एक सर्कुलर मोशन भी उसके साथ काम करता है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग दिखाया था वो आप तो जानते हैं ना, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग दिखाया है। जब पोलर कोऑर्डिनेट कब आएगा, जब उसके अंदर कुछ सर्कुलर मोशन रहेगा। तो अभी हम लोग जब दिखाया था उसका पदार्थ क्या था, इधर कंप्रेस हो रहा था नहीं तो डिकम्प्रेस हो रहा था। बट उसके साथ साथ अभी और एक टाइप का भूकंप का वेव दिखा गया है, जिसमें क्या कहता है, पार्टिकल मूव कर रहा था सर्कुलर मोशन के साथ, तो उसमें जो पोलर कोऑर्डिनेट आएगा, तो इस टाइप का जो वेव होता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल वेव। ठीक है, तो ये इन करंट रिसर्च एरिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग अभी जितना रिसर्चर आप देखोगे, इस एरिया में काम कर रहे थे, दे आर फोकसिंग ऑन दैट टू वर्क दिस टॉर्सनल वेव। ओके, तो अभी हम लोग अर्थ के बारे में जान लिया, पृथ्वी के बारे में जान लिया, पृथ्वी के अंदर क्या है वो जान लिया हूँ, फिर और क्या क्या जान लिया हूँ, हम लोग जान लिया है भूकंप का वेव के बारे में जान लिया हो, किस टाइप का भूकंप का वेव होता है इसको भी जान लिया हो, उसका गति कैसे होता है वो भी जान लिया हो, और वो कहाँ कहाँ प्रोपोगेट करते हैं वो भी जान लिया हो। अब दूसरा चीज है, हम जाते हैं बॉडी वेव के बॉडी के अंदर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं देखूंगा, यहाँ पे देखो एक मैंने सोर्स पॉइंट लिया हूँ, और ये सोर्स पॉइंट से यहाँ पे जो वाइब्रेशन जहाँ पे क्रिएट हुआ था उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर ना, तो हाइपोसेंटर सेंटर से देखूंगा जब क्रिएट हुआ था उसके बाद ये कैसे मूव कर रहा था। ये देखो कुछ कुछ वेव ऐसे करके मूव करके ऊपर चला गया, कुछ कुछ वेव ऐसे मूव कर दिया, कुछ कुछ वेव ऐसे मूव कर दिया है, बट यहाँ पे आके देखो ये ऐसे मूव कर दिया यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके रीजन यही है क्योंकि ये जो नेचर आप देखेंगे ना, ये सब पी वेव के जो नेचर देखेंगे, पी वेव कोर से, कोर मतलब उसमें लिक्विड, आउटर कोर में जो लिक्विड लेयर है उसमें से पी वेव मूव कर सकते हैं, बट एस वेव मूव नहीं कर सकते। तो एस वेव प्रोपोगेशन नहीं होते, उसका जो गति उसमें रोक देते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो एस वेव को जो है ना वो मूव करता है, प्रोपोगेट करते 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 क्या सरफेस में पहुंच जाता है, बट पी वेव मूव तो करता है, बट ये ना पी वेव कोर में चला जाता है, पी वेव पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एस वेव मूव करते हैं बट कोर में नहीं जाते, कोर में यहाँ पे आके कोर में जब टच करके फिर ये सरफेस में वापस आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ जो लोग अर्थ के अंदर का लेयर के बारे में काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ऐसे आप लोगे तो ये कोर के अंदर अप, ये कुछ डेप्थ आपको पता है ना किस डेप्थ तक कोर है, तो उस डेप्थ का अंदर ही ये काम करेगा, बाहर ये नहीं काम करेगा।
तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए दिखा दिया, ये आउटर कोर ये सब जानते हैं आप, क्रस्ट है, और ये सरफेस वेव जो प्रोपेगेट करते हैं इस टाइप का सी, ये ऊपर से ही प्रोपेगेट करता है। ये जो मैं अभी दिखाया हूँ ना, ये सरफेस वेव वहाँ पे भी मैं दिखाया था, तो ये सरफेस वेव प्रोपेगेट कर रहा है, जो एस वेव से आ रहा है, पी वेव से भी आ सकता है, बट जनरली एस वेव से आता है, क्योंकि एस वेव मोस्टली ऊपर में ही चले जाते हैं, अंदर नहीं जाते, कोर में नहीं जाते, कोर में ओनली पी वेव ही जाता है, ठीक है। अब ये मैंने एक लास्ट में दिखाऊंगा एक चीज, जिसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेट तो हो रहा था, मैंने बताया था वाइब्रेट हो रहा था, अंदर से भी हो रहा था, बाहर से हो रहा था। अंदर में जो वाइब्रेट हो रहा था वो बॉडी वेव वाइब्रेट हो रहा था, बाहर में जो वाइब्रेट हो रहा था वो सरफेस वेव वाइब्रेट हो रहा था। तो सरफेस वेव क्यों डेंजरस है, वो कैसे वाइब्रेट हो रहा है, इस वीडियो से, इस शॉर्ट वीडियो से आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, एक तो क्रिएट हुआ था, होने के बाद क्या है, सरफेस में आया है, और सरफेस से जाके देखो इसका रेडियस भी बढ़ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। जितना टाइम तक ये सरफेस वेव एग्जिस्ट करेगा उतना डेंजरस है सरफेस के लिए है। ये शुरू में मैंने जो वीडियो दिखाया था, जिसमें था नेपाल अर्थक्वेक, जिसमें आप देखे होंगे सर्टेनली वो शेकिंग हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, पीपल ऐसे ऐसे करके बैठ गया था, कार भी उल्टा जा रहा था। तो उसका रीजन नहीं है, ये जितना देर तक ये सरफेस का ऊपर रहेगा उतना ही डेंजरस होगा। तो इन दैट सेंस सरफेस वेव इज मोर डेंजरस देन द बॉडी वेव। तो मुझे लग रहा है आज का समाचार में इतना ही ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम जब फिर दोबारा अगर मौका मिलेगा, आप मेरा लैंग्वेज आपको समझ में, मोस्टली यही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मुझे समझ में आ जाएगा, तो फिर मैं और एक बार लेक्चर दे सकता हूँ। बट मैंने शुरू में, लास्ट में भी मैंने क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत खराब है, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कोशिश किया हूँ जितना मैं समझा सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद शांतनु भाई, मन्ना धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को बताया, और मुझे तो अच्छा लगा। आई थिंक बच्चों को भी हिंदी आपका बहुत समझ में आया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, और बच्चे एंजॉय किए होंगे। और केवल बच्चे नहीं, जो पेरेंट्स या जो टीचर्स ने देखा है वो भी एंजॉय किए होंगे। उसके बाद उनको एंजॉय मीन्स कि उनको अच्छी अच्छी नॉलेज मिला है। जैसे हम लोग जो भी आज के समय में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कक्षा 6 से 8 के हैं, पढ़ रहे हैं, वो कभी न कभी रिसर्च में रहा होगा, लगभग 50 साल पहले, या 100 साल पहले, या 200 साल पहले, कभी न कभी वो रिसर्च किया गया होगा, उसके बाद आया। तो एक तरीके से आपने बताया कि कैसे रिसर्च किया जाता है, जो मान लीजिए हम कुछ चीजें सोचते हैं, कैसे सोचा जाए और कैसे उसको गणित की भाषा में या मैथमेटिक्स की भाषा में लाया जाए, उसके बारे में आपने चर्चा किया। कोई भी जो भी रिसर्च कर रहा है, और ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आते आते वो लगता है कि हाँ, यहाँ पे हम गणित लगा सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स लगा सकते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यहाँ पे ऐसी चीजें हम लगा सकते हैं। तो उसके बारे में आपने चर्चा किया, और उसके साथ हमें अवेयरनेस भी किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, भूकंप के बारे में अच्छी तरीके से बताया, पृथ्वी के बारे में बताया, ग्रह मंडल के बारे में बताया। मैं पुनः आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हिंदी में हमारे बच्चों के लिए अपनी प्रस्तुति कर दिया, मतलब बच्चों को ये लेक्चर दिया। तो मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उसी धन्यवाद की श्रृंखला में जोड़ता हूँ, अपने टीम को धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर मृगनयन जी, डॉक्टर अजय जी, और हमारे साथ और जो जुड़े हुए हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रवीण, और जो सपोर्ट नीरज सोनी के थ्रू मिल रहा है, और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रावण जी का, जिनके साथ हम कंटिन्यूसली टच में रहते हैं, और इस प्रोग्राम को कितना बेहतर बना सकते हैं उसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली बातचीत करते रहते हैं कि कैसे और भी हम काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंच पाए बच्चों के पास। तो उसी श्रृंखला में अब हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और अगले कार्यक्रम में एक नए जोश के साथ और नए टॉपिक पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय जय। प्रवीण, प्लीज क्लोज।